हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हालचाल, कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी आपका फिर दोबारा से स्वागत करता हूं वेदांतुज 910 चैनल में और उम्मीद करता हूं आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और मस्त होंगे, है ना। आज मैं आप लोगों के बीच एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं। कैसे आप लोग अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एनडीए एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है कि उनको इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में जाना है, इंडियन नेवी में जाना है या फिर एयर फोर्स में जाना है। बहुत सारे लोगों का ये ड्रीम रहता है। तो क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, किस तरीके से आप लोग पहले ही अटेम्प्ट में अपना एनडीए का एग्जाम क्रैक कर सकते हो, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे आज के इस सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस सेशन को शेयर नहीं किया तो फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर वो एनडीए का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो क्या उनकी अप्रोच होनी चाहिए। बात करते हैं सबसे पहले पर्पस की, कि अगर आप लोग इंडियन आर्म्ड फोर्सेस या नेवी या एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोगों का एक पर्पस होना चाहिए। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने खुद कई बार एनडीए का एग्जाम दिया है, कई बार एनडीए का एग्जाम क्रैक किया है। मैं अगर अपने पर्पस की बात करूं तो मैं आर्मी बैकग्राउंड से आता हूं, मेरा फैमिली बैकग्राउंड आर्मी से है। मेरे दादाजी, मेरे ताऊ जी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को सर्व कर चुके हैं। मेरा भाई अभी भी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में है। अलग अलग लोगों के अलग अलग पर्पसेस होते हैं। आप इमेजिन करो, एट द एज ऑफ 22 या 23, 20-22 साल की उम्र में आप 120 लोगों का एक ट्रूप है उसको लीड कर रहे हो, या फिर जो बिलियन डॉलर्स की जो मशीन्स होती हैं आप उन्हें चला रहे हो। आपने राफेल आज तक सिर्फ टीवी में देखा है, आपने सिर्फ राफेल की न्यूज सुनी है। इमेजिन करो कि आप उस राफेल में बैठकर उस राफेल को उड़ा रहे हो। हर किसी का एक अलग पर्पस होता है, हर किसी का एक अलग ड्रीम होता है। किसी को राफेल उड़ाना है, किसी को देश के लिए कुछ करना है। हर किसी का अपना एक पर्पस होता है। अगर मैं बात करूं इंडियन यूथ की, तो पूरी दुनिया में इंडियन यूथ, भारत का जो युवा है, उसके अंदर एक ऐसी स्पिरिट है कि मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है। वो अपने देश के लिए सरहद पर जाकर जान देने के लिए तैयार रहते हैं और अपने देश के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। पूरी दुनिया में इंडियन यूथ के अंदर जो स्पिरिट होती है वो कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी। दिस इज ऑल अबाउट द पर्पस, कि आप लोगों का क्या पर्पस है इंडियन फोर्सेस को ज्वाइन करने का, है ना। सबसे पहले अपना पर्पस पहचानो। और बहुत ही एडवेंचरस लाइफ होती है आर्मी में, एयरफोर्स में। अलग अलग जगह आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। देश का कोई ऐसा कोना नहीं होता जहां पे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस या फिर एयरफोर्स या फिर नेवी के जो जवान होते हैं वो नहीं होते, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे आपको जाने का मौका मिलता है। बहुत ही मजा, जिसे एडवेंचरस लाइफ जो होती है वो आपको देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूं, वैसे तो यार ये बोलने का है ही नहीं, कुछ मतलब ही नहीं बनता, टॉपिक ही नहीं है, कि जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं, अगर हम पैसों की बात करें कि कितना पैसा मिलता है, क्या मिलता है, जो बच्चे आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर एयरफोर्स या फिर नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आई डोंट थिंक सो, मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूं, आई डोंट थिंक सो उनके लिए पैसा उतना मैटर करता है, क्योंकि देश की सेवा ही उनके लिए सब कुछ होता है। पैसा वैसा तो अच्छा खासा मिल ही जाता है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होती है, आपके घर पर कुक होता है, आपके लिए एक पर्सनल आपका एक सर्विसमैन होता है जो आपके चारों तरफ घूमता है। वो आप जो आपके कपड़े आपको प्रेस मिलते हैं और आपके शूज वगैरह सब कुछ एकदम पॉलिश वगैरह रहता है। तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स, अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स आपको दुनिया का हर वो बेनिफिट आपको मिलेगा, पैसा भी भरपूर मिलेगा, ठीक है ना। बट अगर आप चाहते हो ज्वाइन करना इंडियन फोर्सेस को, उसके लिए आई डोंट थिंक सो मनी उतना मैटर करता है ना। बट फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर बात करें पैसों की, तो डू एनडीए कैडेट्स हैव टू पे एनी फीसेस? क्या एनडीए क्रैक करने के बाद हमें कोई फीस देनी पड़ती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। एनडीए की जो फीस होती है वो सारी की सारी एनडीए की जो फीस होती है, जस्ट 2 सेकेंड, एनडीए की जो फीस होती है वो सारी की सारी, एनडीए की जो ट्रेनिंग होती है इंक्लूडिंग एकोमोडेशन, बुक्स, यूनिफॉर्म्स
और जितनी भी चीजें मेडिकल फैसिलिटी सारी की सारी चीजें इंडियन गवर्नमेंट द्वारा आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कई सारे बच्चे जो इंजीनियरिंग का एग्जाम देते हैं, एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं, तो आप लोगों को पता है लाखों पैसा बहाना पड़ता है तब जाके आप लोगों को इंजीनियरिंग की डिग्री मिलती है या फिर डॉक्टरी की डिग्री मिलती है। मैं किसी चीज को गलत नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है या सही है, बट इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एनडीए का एग्जाम क्रैक करते हो आफ्टर योर ट्वेल्थ के बाद आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल रहते हो, और अगर आप एनडीए का एग्जाम क्रैक करते हो तो आपको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता। जब तक आपकी एनडीए की ट्रेनिंग चलती है तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज आपको मिलती है, मेडिकल फैसिलिटीज, बुक्स वगैरह जितना भी है, आपका रहने का, खाने का, सब कुछ इंडियन गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, सो आपको पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें एनडीए कैडेट्स की कि एनडीए हमने क्रैक कर दिया तो किस तरीके से उनकी फिर लाइफ रहती है। एनडीए क्रैक करने के बाद कैसे क्रैक करेंगे वो मैं आगे बताऊंगा। एनडीए क्रैक करने के बाद आपको 3 साल नेशनल डिफेंस एकेडमी में आपको ट्रेन किया जाता है, और जब आप ट्रेंड हो जाते हो उसके बाद 1 साल आपको आईएमए भेजा जाता है, जहां पे आपको 1 साल की ट्रेनिंग में इतना पैसा मिलता है, 1 महीने का है ये। ठीक है, सो एट द एज ऑफ आई थिंक 22 या फिर 20-22 साल की उम्र में 1 महीने में अगर आपको इतना पैसा मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी चीज है, और उसके साथ साथ बाकी की फैसिलिटीज भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो पैसे की कोई कमी नहीं है, फैसिलिटीज की कोई कमी नहीं है, बस ये है कि हमें उस एग्जाम को, हमें वहां तक पहुंचना है तो क्या कुछ करना पड़ता है। बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर मैं आप लोगों को बात करूं इंडियन फोर्सेस की, तो अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक आर्टिकल पढ़ा था, अराउंड 1200-1300 ऑफिसर्स रैंक के लिए वेकेंट सीट्स है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में, लेकिन वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं कि किसी को भी उठा के डाल दे। हजारों लाखों बच्चे हर साल पेपर देते हैं, और उनमें से जो सक्सेस रेट रहता है वो बहुत ही कम रहता है। लाखों बच्चे पेपर देते हैं, फिर उसमें से हजारों बच्चे रिटर्न के लिए होते हैं, फिर उन हजारों बच्चों में से हंड्रेड्स या फिर बहुत ही कम रेशो में वो बच्चे एसएसबी का इंटरव्यू क्रैक करते हैं, और देन वो फिर एनडीए के लिए सेलेक्ट होते हैं। तो सक्सेस रेट उतना ज्यादा नहीं होता है, सक्सेस रेट काफी कम है, बट विद द बेस्ट अप्रोच आप लोग इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हो। ठीक है, सो ये तो सारी बात थी पैसे की। अब अगर हम बात करें कि कौन सी स्ट्रीम के बच्चे एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं, कौन सी स्ट्रीम के बच्चे एनडीए के एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, तो बच्चा फॉर एयरफोर्स एंड नेवी, एयरफोर्स और नेवी के लिए मैंडेटरी है पीसीएम। आप लोगों के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना चाहिए अगर आप लोग चाहते हो एयरफोर्स ज्वाइन करना या नेवी ज्वाइन करना। और ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए, 9th के स्टूडेंट्स के लिए इसीलिए बनाई गई है कि अगर आपका ड्रीम है एनडीए क्रैक करने का तो आप लोगों को पीसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, पीसीएम लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी क्लास 12th में पीसीएम होना चाहिए। लेकिन अगर आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो तो उसमें पीसीएम की जरूरत नहीं होती है। उसमें आप सिंपल किसी भी स्ट्रीम से पास्ड हो, 10+2 की अगर आपके पास डिग्री है रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यूनिवर्सिटी से, तो आप लोग उसके लिए एलिजिबल हो आर्म्ड फोर्सेस के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें एनडीए के एग्जाम की, तो एनडीए का जो एग्जाम है इस एग्जाम का नाम होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। एनडीए का जो एग्जाम है एनडीए के एग्जाम के नाम से जाना जाता है। ये साल में 2 बार होता है, 2 टाइम्स इन अ ईयर। ठीक है, तो आप 1 साल में 2 बार इसकी नोटिफिकेशन आती है, 2 बार ये एग्जाम होता है। आप इस एग्जाम को इजीली अपीयर हो सकते हो इस एग्जाम में। जो बच्चा 12th में है वो भी इस एग्जाम को दे सकता है। अभी मैं आगे एज लिमिट्स के बारे में भी बात करूंगा। अगर मैं कंडक्टिंग बॉडी की बात करूं तो यूपीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है, और यूपीएससी के एग्जाम के बारे में बोला जाता है
कि इनका मैथ साइंस उतना डिफिकल्ट नहीं होता है, बट जीके इनका बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आपको जीके में बहुत काम करने की जरूरत होती है। नेशनल लेवल पे ये एग्जाम होता है, ध्यान रखना भैया, शादी मत करना, ठीक है, वरना आप लोग इस एग्जाम के लिए अपियर नहीं हो सकते हो। सो अनमैरिड मेल और फीमेल इस एग्जाम को दे सकते हैं। एज लिमिट जो रहती है 15.5 से लगभग 18-19 साल के बच्चे इस एग्जाम में अपियर हो सकते हो। तो अब आप इमेजिन करो 17 साल का कोई लड़का है, उसने एनडीए का एग्जाम क्लियर कर दिया, 3 साल के बाद उसका ट्रेनिंग पूरा हो गया, 3 साल का एनडीए का ट्रेनिंग पूरा हो गया, 20 साल की उम्र में 120 लोगों को वो लीड कर रहा है। 20-21 साल की उम्र में, 20-21 साल की उम्र में वो $1 बिलियन की मशीन चला रहा है। हम लोगों का सपना होता है ऑडी चलाएंगे, जैगुआर चलाएंगे, बट वो उस मशीन के आगे कुछ नहीं है, वो उस राफेल के आगे कुछ नहीं है ना। तो मैंने कुछ लाइनें लिखी थी, ये मेरी खुद की लिखी हुई लाइनें हैं, जरूर आपको सुनाऊंगा मैं ये। तो कुछ लिखा था मैंने, है ना। एक ही ख्वाब देखता हूं, वही ख्वाब पूरा करना है, मां भारती का रक्षक हूं, भारत मां की रक्षा करनी है, तिरंगे को सरहद पर फहराना है या तिरंगे में लिपट कर आना है, मौत का मुझे कोई खौफ नहीं, शहीद मुझे कहलाना है, भारत का रहने वाला हूं और भारतीय होने पर अभिमान है। सो एक स्पिरिट होनी चाहिए आप लोगों में टू ज्वाइन इंडियन फोर्सेस, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस या इंडियन डिफेंस फोर्सेस, है ना। एंड आगे बढ़ते, अगर मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड और आइदर अपीयरिंग फॉर द क्लास 12th, वो बच्चे भी इस एग्जाम को दे सकते हैं जो 12वीं पास है और या फिर अपीयर्ड हैं। इसमें रिटन टेस्ट होता है और एक एसएसबी इंटरव्यू होता है। तो ये 2 चीजें हैं, अगर आपने रिटन क्लियर कर दिया उसके बाद एक एसएसबी इंटरव्यू होता है। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है। बात करें तो कैंडिडेट मस्ट बी फिजिकली फिट, फिजिकल फिटनेस तो बहुत जरूरी होती है, ठीक। अच्छा, सो टू क्लियर एनी एग्जाम यू फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड द एग्जाम सिलेबस। आप लोगों को सिलेबस का पता होना चाहिए कि क्या क्या सिलेबस रहता है अपने पास। तो एनडीए के एग्जाम में आपके पास 2 पेपर होते हैं, पहला पेपर मैथ्स का रहता है और दूसरा पेपर जीएटी का रहता है, जनरल अवेयरनेस टेस्ट, ठीक है। मैथ्स का पेपर जो होता है आपके पास 120 क्वेश्चन होते हैं और 2.5 घंटे का ये पेपर होता है, 300 मार्क्स का ये पेपर होता है, जिसमें सही करने पे आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे और 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि अगर आपने गलत किया तो आपके इतने मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। दूसरे पेपर की अगर हम बात करें तो 2.5 घंटे का ये पेपर होता है, 150 क्वेश्चन रहते हैं, 600 मार्क्स का पेपर होता है, सही करने पे 4 मार्क्स मिलते हैं और गलत करने पे इतना मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाता है। ऑफलाइन पेपर होता है और दोनों ही मोड पे होता है। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि इंग्लिश मीडियम से हैं या हिंदी मीडियम से, हम हिंदी मीडियम से हैं तो क्या हम इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं? बिल्कुल, दोनों मीडियम में आपके पास ये पेपर आता है, ठीक। फिर सब्जेक्ट वाइज अगर हम जनरल अवेयरनेस टेस्ट में बात करें, सेक्शन में बात करें, तो आपके पास लगभग एक्सपेक्टेड मार्क्स जो रहते हैं इंग्लिश के वो 200 मार्क्स रहते हैं। सबसे ज्यादा वेटेज अगर आप देखोगे तो वो मैथ्स की है। 11th-12th की मैथमेटिक्स अगर आपने अच्छे से कर दी तो आपके पास ये 300 मार्क्स पूरे हैं, ठीक है। मैथ्स मतलब सबसे ज्यादा वेटेज है। इंग्लिश 200 मार्क्स के आसपास रहता है। साइंस की अगर हम बात करें तो वो 150 से 220 के आसपास रहता है। करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो वो 30-40 मार्क्स का रहता है। ज्योग्राफी या फिर बाकी के हिस्ट्री, पॉलिटी अगर हम उनकी बात करें तो ये उनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। तो इस तरीके से ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। अब आप देख लो कि आपको कौन से सब्जेक्ट में कितना काम करने की जरूरत है। अगर मैं बात करूं इंग्लिश की तो इंग्लिश के लगभग आपके पास 50 क्वेश्चंस हैं जो नियरली 33% है इस सेक्शन का, ठीक है। 33%। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो 200 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो, ठीक। तो आप लोग समझो मैं जो अप्रोच की बात कर रहा हूं कि आपको कहां पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है। अगर मैं बात करूं साइंस की तो साइंस 220 मार्क्स का रहता है आपके पास। तो आप लोग समझ रहे हो ना कि इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, करंट अफेयर्स आप लास्ट 6 मंथ जब भी आपका एग्जाम है उससे 6 महीने पहले की आप करंट अफेयर्स पढ़ लो तो वो सारा का सारा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहता है। बाकी पॉलिटी, हिस्ट्री, जीके बहुत ज्यादा रहता है हम लोगों के पास। कितना ही पढ़ लो वो कम ही लगता है। तो आप सिर्फ सेलेक्टेड चीजों को पढ़ो, पीवाईक्यूज करो, प्रीवियस ईयर्स में देखो कि कौन से किस टाइप के क्वेश्चंस रहे हैं और उन्हीं से रिलेटेड
क्वेश्चंस को पूछो। देखो यूपीएससी की एक खास बात होती है, वो कभी भी अगर आपके पास जीके का कोई पेपर रहता है जिसमें आपके पास जनरल नॉलेज रहती है, तो अगर लेट्स से हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन उन्होंने देना है, तो जो चीजें आजकल न्यूज में चल रही हैं वो उन्हीं से रिलेटेड हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से चीजों को प्रिपेयर करना है। मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो एलजेब्रा आपके पास 27 मार्क्स का रहता है, ट्रिग्नोमेट्री आपके पास 22 मार्क्स की रहती है। उसी तरीके से ये हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। आप लोग देख के समझ सकते हो कि कौन से दो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नियरली 40% आपका यहीं से उठ के आ जाता है। ठीक है, तो आपको बस एक बेस्ट अप्रोच लेकर चलना है कि कैसे हम चीजों को पढ़े, क्या पढ़े, लिमिटेड करना है, ज्यादा मतलब चीजों में नहीं घुसना है, सिर्फ लिमिटेड पढ़ो और ढंग से अगर आपकी तैयारी है तो यू कैन इजीली क्रैक योर एनडीए इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स है उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। प्रैक्टिस ऑफ एग्जाम्पल्स, लाइक जो भी आपके एग्जाम्पल्स है एनसीईआरटी में, उनको अच्छे से प्रिपेयर करो। ठीक है, 3 लेवल बेस्ड क्वेश्चंस को प्रिपेयर करो। पीवाईक्यूज ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ना, और सबसे ज्यादा फोकस ऑन मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज की जैसे मैं बात करूं, सबसे ज्यादा फोकस करिए आप पीवाईक्यूज में। आप पैटर्न को समझो कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं और फिर उसको डिटेल में समझो कॉन्सेप्ट को, जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, जिस टॉपिक से बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर मैं बात करूं बुक्स की, तो कुछ बुक्स मैंने यहां पे दी है आपके लिए जो आप रेफर कर सकते हो। मिशन एनडीए ये एक बुक है, और बाकी मैंने अपने टाइम पे अरिहंत की बुक को फॉलो किया था, तो अरिहंत का पाथ फाइंडर वन ऑफ द बेस्ट बुक। तो आप लोग इन बुक्स को प्रेफर कर सकते हो टू लाइक स्टडी फॉर योर एग्जाम, है ना। सिर्फ रिटन एग्जाम की बात हो रही है यहाँ पे, एसएसबी इंटरव्यू के लिए किसी और दिन मिलेंगे। तो इस तरीके से आप लोग अपना एनडीए का रिटन एग्जाम क्लियर कर सकते हो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में विद योर बेस्ट अप्रोच के साथ। सेलेक्टेड चीजें पढ़ो, आप समझ गए हो कि कौन से सब्जेक्ट को मुझे ज्यादा टाइम देना है, किस सब्जेक्ट को मुझे, किस टॉपिक को मुझे ज्यादा टाइम देना है और कहां पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ठीक, प्रायोरिटी की अगर हम बात करें तो देखो, अगर आपने अपनी एनसीईआरटी अच्छे से करी है, यानी कि जो आपके बोर्ड्स है, क्लास 12 के जो बोर्ड्स है, आप उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दो, क्योंकि एनसीईआरटी आप सबसे पहले खत्म करो। सबसे पहले आप अपनी एनसीईआरटी खत्म करो, उसके बाद आप अपनी रेफरेंस बुक्स की तरफ जा सकते हो, है ना। तो जितना अच्छा मार्क्स आप लेकर आओगे उतने ज्यादा आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। एनसीईआरटी को खत्म करो, उसके एग्जाम्पल्स खत्म करो, फिर उसके बाद आप अपनी बाकी की बुक्स की तरफ जा सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे सेशन गाइज। एंड अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, सो डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाकी अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। एंड फॉर लेटेस्ट अपडेट यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइज।